मेंडल ने जो पहला लॉ दिया इनहेरिटेंस का, उसे हम कहते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये है क्या, वो हम आगे इस सेक्शन में देखेंगे। अब मेंडल ने जो स्टडी किया इनहेरिटेंस को, सबसे पहले सीड शेप की, यानी कि उसने एक ट्रेट जो है वो सिलेक्ट कर लिया, दैट वाज सीड शेप। इस पर्पस के लिए उसने क्या किया कि उसने क्रॉस किया बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग वन कंट्रास्टिंग ट्रेट, और वो कंट्रास्टिंग ट्रेट इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में उसने सीड शेप जो थी वो चूज की हुई थी। अब कोई भी ऐसा क्रॉस जिसमें हम किसी एक ट्रेट को एक टाइम पे स्टडी कर रहे हैं, उसका एक खास नाम है, उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी अ क्रॉस इन विच ओनली वन ट्रेट इज स्टडीड एट अ टाइम इज कॉल्ड अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पे जो उसने परफॉर्म किया वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया और क्रॉस कराया बिटवीन राउंड एंड रिंकल्ड पी शेप्स। उसने क्या किया कि उसने ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीड लिए और ट्रू ब्रीडिंग ही रिंकल सीडेड प्लांट्स लिए, उनको एक दूसरे से क्रॉस कराया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि जो पहला क्रॉस जहाँ से शुरू हो रहा होता है उसको हम कहते हैं पेरेंटल जनरेशन, और उसको हम P1 से डिनोट करते हैं। उसके बाद पेरेंटल जनरेशन को जब हम क्रॉस करते हैं, उसके रिजल्ट में जो जनरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। और जब हम F1 जनरेशन को F1 जनरेशन के साथ ही क्रॉस करा रहे होते हैं तो वो होता है F2 जनरेशन। अब जब उसने राउंड एंड रिंकल्ड सीड को एक दूसरे से क्रॉस कराया तो उसके रिजल्ट में जो सारे के सारे सीड्स हैं वो राउंड आए। अब F1 जनरेशन हो गई राउंड। अब उसने फिर F1 जनरेशन को F1 जनरेशन के साथ ही क्रॉस कराया, उसके रिजल्ट में उसके पास कुछ जो F2 जनरेशन है उसमें थोड़े से डिफरेंट रिजल्ट्स आए। वो रिजल्ट्स में डिफरेंस क्या था कि उसके पास 75% जो है वो राउंड सीड्स आए, जबकि 25% जो है वो रिंकल्ड शेप के जो सीड्स थे वो आए। इसकी अगर हम रेशो की बात करें तो 3:1 की ये बनती है कि 3 आउट ऑफ 4 3 जो हैं वो राउंड होंगे और 1 जो होगा वो रिंकल्ड होगा। इसके बाद उसने ये कहा कि जो रिजल्टिंग सीड्स हैं उसमें से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं कि जो राउंड सीड्स हैं वो डोमिनेंट ट्रेट है, क्योंकि पहले जब उसने राउंड और रिंकल्ड को क्रॉस किया था तो सारे के सारे राउंड आए थे। इसका मतलब है कि राउंड सीड शेप इज डोमिनेंट एलील, जबकि जो रिंकल्ड सीड हैं वो रिसेसिव ट्रेट हैं और वो जाके F2 जनरेशन में हमारे पास सामने जब हमने हीट्रोजाइगस जीनोटाइप को एक दूसरे से क्रॉस किया था। यहाँ तक जो भी हमने बात की है वो फिनोटाइप के हिसाब से बात की है कि जो सीड की शेप थी उसका जिक्र हो रहा है। अब मेंडल ने उसके बाद क्या किया कि अगले साल उसी जो जब एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे उसके बाद उसने उन सीड्स को जो सारे के सारे राउंड थे और कुछ रिंकल थे उनको ग्रो कराया एंड ही अलाउड देम टू सेल्फ फर्टिलाइज। अब उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि टोटल सीड्स जो उसने 100 किए थे वो थे 7324। उसमें से जो राउंड सीड्स बने वो बने 5474 और रिंकल सीड्स बने 1850। इसकी हम अगेन रेशो लें तो हमारे पास 3:1 की रेशो आती है कि फॉर एवरी 3 राउंड इज गोइंग टू बी 1 रिंकल्ड सीड। अब जीनोटाइप में बेसिकली क्या हुआ कि किस तरह से ये सारा काम हुआ वो प्रिंसिपल भी एक्सप्लेन किया मेंडल ने। सबसे पहले तो उसने क्या किया कि पेरेंटल जनरेशन ली जो कि क्या थी राउंड एंड रिंकल, ट्रू ब्रीडिंग थे कि राउंड सीड है और रिंकल सीड है, और उनका जो जीनोटाइप था वो कैपिटल R और रिंकल के लिए स्मॉल r था। उनको उनके जब गमीट्स बनाए तो सारे क्योंकि अलग अलग से बन गए, 2 जो हैं वो कैपिटल R वाले बन जाएंगे, 2 जो हैं वो स्मॉल r बन जाएंगे, और उनके रिजल्ट में सारे के सारे जो F1 जनरेशन है उसमें राउंड सीड्स आ जाएंगे। फिर जब F1 जनरेशन को F1 के साथ ही क्रॉस किया गया यानी RR, अब यहाँ पे जीनोटाइप डिफरेंट हो जाएगा कि एक कैपिटल एलील है दैट इज डोमिनेंट वन और एक स्मॉल r भी आ जाएगा दैट इज रिसेसिव, बट क्योंकि वहाँ पे डोमिनेंट एलील मौजूद है तो फिनोटाइप जो है वो राउंड ही रही। एक और हीट्रोजाइगस जीनोटाइप के साथ तो उसके रिजल्ट में जो गमीट्स बने वो कुछ डिफरेंट बने। उन गमीट्स से जब फर्दर आगे प्लांट्स आए उसमें 3:1 की रेशो आई। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगी कि ये गमीट्स बनते कैसे हैं और किस
मेथड से हम क्रॉस बनाते हैं और हमें पता चलता है कि क्रॉस में कौन कौन से सीड शेप्स आएंगी, रिंकल्ड आएंगे, राउंड आएंगे, और उनकी जीनोटाइप हम कैसे गेस कर सकते हैं। तो वो हम गेस कर सकते हैं एक सिंपल मेथड जिसको हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर। इस स्क्वायर में हम दो तरह के गैमीट्स लेते हैं और उनको क्रॉस करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये जो लास्ट स्टेप जो था F1 जनरेशन क्रॉस F1 जनरेशन, ये मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि किस तरह से हुआ। अब F1 जनरेशन में जो हमारे पास जीनोटाइप था वो कैपिटल R और स्मॉल r था, उसको हमने उसी के साथ क्रॉस किया। हमारे पास जो गैमीट्स बने वो चार तरह के वो हमने इन सारे जो एलील्स थे उनको अलग अलग लिख लिया, यानी कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r। फिर नीचे हमने F2 जनरेशन निकालने के लिए जो क्रॉस कराना है वो कैसे कराना है कि हम एक स्क्वायर बनाएंगे, उस स्क्वायर में हम दोनों साइड्स पे जो हैं ये गैमीट्स लिख लेंगे कि यहाँ पे हमने R ले लिया इधर वाला और यहाँ पे हमने R ले लिया, ये स्मॉल r हमने यहाँ पे लिख लिया। दूसरी साइड पे हम सेकंड जो है यानी F1 क्रॉस F1 है, तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ भी रिपीट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉलम्स, और इसमें हम इन टर्म्स ऑफ रोज करें। अब हमने ये प्रिडिक्ट करना है कि आगे जो जीनोटाइप है तो वो क्या होगी। हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लेंगे और वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे हम लिखेंगे क्या दोनों तरफ से जो गैमीट्स आए हुए हैं वो। अब यहाँ से हम देखें तो अगर हम इस R को ले लें तो हम यहाँ एक R लिख लेते हैं कैपिटल, दूसरी तरफ हम इस R को लें तो हम यहाँ पे एक कैपिटल R और लिख लेते हैं। अब ये दो कैपिटल R हैं, दैट मीन्स कि जो सीड शेप है वो राउंड होगी क्योंकि ये डोमिनेंट एलील है। सेकंड में हम यहाँ क्या करेंगे कि हम यहाँ से ये कॉलम लेंगे, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो लेंगे अगेन, और इसका जो इंटरसेक्शन है यानी कि ये वाला पोर्शन, यहाँ पे हम ये दोनों एलील्स लिख लेंगे। हमारी कोशिश होती है कि हम सबसे पहले डोमिनेंट एलील को लिखें, यानी कि एक कैपिटल R एंड देन व्हाट वी हैव अ स्मॉल r। अब यहाँ पे ये हेटेरोजाइगस कंडीशन आ रही है, लेकिन क्योंकि डोमिनेंट एलील मौजूद है तो हमारे पास सीड शेप क्या आएगी, ये राउंड। फिर हम सेकंड रो पे चले जाएंगे, हम इस रो से ये स्मॉल r लेंगे और इस कॉलम से हम ये कैपिटल R लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कैपिटल R एंड स्मॉल r। अगेन ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, बट हमारे पास जो फिनोटाइप आएगा वो राउंड सीड आएगा क्योंकि डोमिनेंट एलील मौजूद है। देन विल गो टू द लास्ट वन, जब हम सेकंड रो और सेकंड कॉलम को लेंगे, यहाँ से ये स्मॉल r आएगा और यहाँ से भी स्मॉल r आएगा। अब क्योंकि ये दोनों के दोनों रिसेसिव एलील्स हैं तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो फिनोटाइप प्रोड्यूस हुआ है दैट इज रिंकल्ड सीड्स। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये तीन जो हैं ये राउंड हैं और ये सिर्फ एक जो है ये रिंकल्ड है, दैट इज द रेशियो ऑफ 3:1। और अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 75% हमारे पास राउंड सीड शेप है और 25% रिंकल्ड है। अब यहाँ से मेंडल ने एक चीज कंक्लूड की कि जो ट्रेट्स वो स्टडी कर रहा था, दीज आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट मतलब सेपरेबल, जो अलग हो सके, एक दूसरे के साथ जुड़े ना हो, सेपरेबल फैक्टर्स और जीन्स। अब हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन्स हैं वो क्यों हमें पता है कि वो पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब गैमीट फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड, गैमीट फॉर्मेशन के दरमियान क्या होता है कि जो जीन्स हैं, जो एलील्स हैं, वो ईच पेयर जो है सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, यानी वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हमने गैमीट्स बनाए तो हमने चारों एलील्स को अलग लिख लिया और ईच गैमीट जो है इट रिसीव्स वन जीन फ्रॉम द पेयर। अब क्योंकि वो अलग अलग आ रहे थे, अगर स्मॉल r और कैपिटल R इकट्ठे लिखे हुए हैं तो जब हम उनके गैमीट्स बनाते हैं तो कैपिटल R और स्मॉल r अलग अलग हो जाते हैं, यानी वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। अब जब मेल और फीमेल गैमीट्स जो हैं पेरेंट्स के वो यूनाइट करते हैं तो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग जो है उसके पास अगेन जीन जो है वो जीन पेयर बन जाता है। इस सारी कंक्लूजन को उसने ये कहा कि दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और हम इसको कहते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।